अच्छा, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो पहले बात करते हैं वेरिएबल फोर्स होती क्या है। वेरिएबल फोर्स देखें, द फोर्स दैट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज हो, ऐसी फोर्स का नाम रखा है वेरिएबल फोर्स। एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स देखें, वो फोर्स होती है जो जमीन किसी बॉडी पर लगाती है। जो ही बॉडी आप जमीन से दूर ले जाते हैं, जो ही बॉडी आप जमीन से दूर ले जाते हैं, तो वो कम होना स्टार्ट हो जाती है फोर्स। किस हिसाब से कम होना स्टार्ट हो जाती है? स्क्वायर के हिसाब से। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें, जब आप चार्ज को चार्ज से दूर ले जाते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना स्टार्ट कर देता है? कम होना स्टार्ट कर देता है। जब कम किस हिसाब से कर लेता है? आर स्क्वायर के हिसाब से कम होना शुरू हो जाता है। अगर डिस्टेंस डबल करोगे तो ये क्या होगी? 4 टाइम कम होगी। ये ट्रिपल कर दो तो 9 टाइम कम होगी। इसी तरह ये भी इसी तरह है। समझ आ रही है ना? अच्छा, फिर बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो स्प्रिंग में होती है, स्प्रिंग लगाती है। जो यहाँ पर स्प्रिंग को खींच देते हैं तो आपके हाथ पर वापस एक फोर्स रख दी, उसी का नाम रिस्टोरिंग फोर्स होता है। पर आप जितनी ज्यादा खींचोगे ना तो उतनी ज्यादा वापस फोर्स लगेगी। आप जितना खींचते जाते हैं आप पर वापस फोर्स ज्यादा होती जाती है मैग्नीट्यूड में। तो ऐसी फोर्स को कहा गया है वेरिएबल फोर्सेस। अब बात करते हैं उनकी वजह से वर्क डन कैसा होगा। तो वर्क डन के दो तरीके हैं, समझें। वर्क डन कौन सी फोर्स में? बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स दो तरीके से आप कर लेंगे। एक आपके पास फार्मूला है W इज इक्वल टू F/2D। बच्चों याद रख लो, ये जो W इज इक्वल टू F.D है ना, इसमें ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अब क्या करना है? हाँ, ये तो कांस्टेंट है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट, ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। मेक इट वेरिएबल, ये कांस्टेंट है। इसको, ये कांस्टेंट है ना, तो फार्मूले में ये कांस्टेंट फोर्स होगी। तो कोई भी एनी वेरिएबल फोर्स हम क्या कहेंगे? एनी वेरिएबल फोर्स कन्वर्ट टू कांस्टेंट फोर्स। कोई भी वेरिएबल फोर्स को हम क्या बनाएंगे? कांस्टेंट बनाएंगे। जब वेरिएबल फोर्स कांस्टेंट बनाएंगे तो W इज इक्वल टू F D यूज करो, आपके पास वही आंसर आएगा जो कांस्टेंट में आता था। दूसरा तरीका क्या है? बाय ग्राफ। ग्राफ कौन सा? FD ग्राफ से हम उनको भी निकाल सकते हैं। दो तरीके हमारे पास। सबसे पहला ये तरीका यूज करते हैं, फिर ग्राफ के पीछे आ जाएंगे। तो मैं यहां से मिटा रहा हूं, जरा देखें। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में सबसे पहला काम क्या है? हम वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट बनाएंगे। वेरिएबल फोर्स को क्या बनाएंगे? कांस्टेंट। वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट कैसे बना सकते हैं? जरा देखें, कुछ टिप्स हैं उनको यूज करना है। समझ आ रही है ना? सबसे पहले बात देखो, मेरे पास एक बॉडी है, पॉइंट ए से मैं उसको ले रहा हूं पॉइंट बी पे। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। तो मैं पहली बात लिख रहा हूं, टू फाइंड वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले ए से बी अगर वर्क डन बॉडी का निकालना हो, सुन ले, ए से बी निकालने में आप नीचे से ऊपर हवा पे ले जा रहे हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही। इस लिहाज से मैं सबसे पहले ना ऐसा काम, अगर इसको मैं पहले क्या बनाऊं? फोर्स को कांस्टेंट बनाऊंगा। तो याद रख लें, स्टेप 1 में हमने क्या करना है? मेक द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ होल पाथ। होल पाथ कहां से कहां तक है? फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जितना रास्ता आ रहा है ना, इस रास्ते को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करो। देखें, ये छोटे छोटे, इधर तुम्हें बड़े बना रहा हूं, छोटे छोटे सेगमेंट। इसका नाम रखो डेल्टा D1, इसका नाम डेल्टा D2, ये छोटा रास्ता डेल्टा D3। इसी तरह करते 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 आखिर वाले का नाम रखना है डेल्टा DN। अब मैंने इधर दूर दूर लिखा है, ये अगर मैं छोटा छोटा कर दूंगा ना, जितना हो सके छोटा कर दूंगा ना, तो बताओ ये रास्ता आपको सीधा नजर आएगा कि नहीं?
ये रास्ता आपको सीधा नजर आएगा, सीधा नजर आएगा ना। रास्ता पहले सीधा करना है, पहले रास्ते को क्या करना है, सीधा करना है। तो मैं लिख लूंगा डेल्टा D1 डेल्टा D2 डेल्टा D3, इस तरह करते 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 डेल्टा DN। समझ आ रहा है यहां तक? अच्छा, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने करना है ना, फाइंड द फोर्स, नजर आ रहा है, फाइंड द फोर्स ऑफ ईच सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट्स एंड थीटा ऑफ ईच सेगमेंट्स। हर सेगमेंट का फोर्स भी अलग निकालो और थीटा भी अलग निकालो। तो सुने, इस सेगमेंट का फोर्स देखो ग्रेविटी की वजह से है ना फोर्स, तो इसको मैं कहूंगा F1, इसको मैं कहूंगा F2, इसको मैं कहूंगा F3, करते करते इसको मैं कहूंगा Fn। बीच में मैं छोड़ रहा हूं, ये खुद लिखना है। यहां से देखें, ये इसको मैं कहूंगा θ1, इसको मैं कहूंगा θ2, इसको मैं कहूंगा θn। तो पहली बात क्या करना है, F1 F2 F3, F1 F2 F3 करते करते Fn, और फिर θ1 θ2 θ3 करते 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 θn। समझ आ रहा है ना? इस तरह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के आपने स्टेप में कंपोनेंट कर लिए। इसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, फाइंड वर्क ऑफ ईच सेगमेंट, फाइंड वर्क डन ऑफ ईच सेगमेंट। कैसे जरा देखें, डेल्टा W1 डेल्टा W2 डेल्टा W3 करते करते डेल्टा Wn। अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में आपने ये जो छोटे छोटे सेगमेंट के वर्ग निकाले हैं ना, छोटे छोटे सेगमेंट्स के वर्ग निकाले हैं ना, इन सारे वर्ग को स्केलर तरीके से ऐड करो, आपके पास टोटल वर्ग आएगा फ्रॉम टू ए टू बी। तो मैं लिख देता हूं वर्ग फ्रॉम ए टू बी, मतलब टोटल वर्ग इज इक्वल टू, देखें, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 प्लस करते करते डेल्टा Wn। यहां तक समझ आया? मैं मिटा रहा हूं इधर से, मैं इधर से मिटा रहा हूं, जरा देखिए, मैं इधर से मिटा रहा हूं। समझ तो आ रही है ना? स्टेप पे करना है आप लोगों ने। अच्छा, अब बात करते हैं, अब बात क्या करते हैं, जरा देखें, अब बात क्या करते हैं, अब बात क्या करते हैं, देखो, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो WA टू B इज इक्वल टू डेल्टा W1 मतलब क्या है, मतलब क्या है, F1 डेल्टा D1 cos θ1। इसी तरह F2, इसके लिए F2 डेल्टा D2 cos θ2। इसी तरह प्लस प्लस F3 डेल्टा D3 cos θ3 करते करते n तक। अब इन सारों को जमा करने के लिए ना, मैं कहता हूं वर्क डन टोटल A टू B अगर निकालना हो तो याद रख लो, इन सारों को जमा करके एक साइन में लिखते हैं, जो कि कहां से फोर्स स्टार्ट है, 1 से, इनिशियली 1 से स्टार्ट है, आखिर कहां तक है, n तक। क्या चीज n तक, वर्क है ना, तो आप लिखेंगे Fi डेल्टा DI cos θi। इसको मैं इधर लिखता हूं, इधर देखें, इधर इसको मैं इधर लिखता हूं, ये फार्मूला याद रखना है, WA टू B मतलब टोटल वर्क फ्रॉम A टू B। आप कैसे निकालेंगे, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n Fi डेल्टा DI cos θi। अब आप कह सकते हैं I क्या है, सुने, I का मतलब तादाद इनिशियली 1 से स्टार्ट है,
n की जगह अगर 3 सेगमेंट बनाए हैं तो n की जगह 3, अगर 4 सेगमेंट का वर्ग निकालना चाहते हैं तो n की जगह 4, 5 सेगमेंट का वर्ग निकालना चाहते हैं तो n की जगह 5 तक। समझ आ रहे ना? तो ये फार्मूला अपने पास नोट करके लिख देना आप लोगों ने। ये था आपके पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मैंने क्या किया, मैंने यहां से यहां छोटे सेगमेंट ड्रा की। छोटे सेगमेंट ड्रा करने से ये होता है ना कि ये पाथ बन जाती है स्ट्रेट। इधर तो दूर दूर गया, खैर ये छोटी होती है, पाथ स्ट्रेट बनेगी। स्ट्रेट बनेगी, स्ट्रेट पाथ बनेगी ना, तो आप मुझे बताओ वर्क डन इन दो पॉइंट के बीच में वर्क डन तो कांस्टेंट होगा ना। तो इसलिए अलग अलग आप वर्क डन निकालें और अलग अलग निकालते यहां तक पहुंचेंगे तो टोटल वर्क आएगा। इस टोटल वर्क को इस तरीके से निकालेंगे, जब निकालेंगे तो आपके पास आएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। पहला तरीका ये था। अब बात करते हैं ग्राफ से। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में कैसे होगा? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ग्राफ कैसे होगा जरा देखें। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन ग्राफ। अच्छा, मैं लिखूंगा एफ डी ग्राफ। एफ डी ग्राफ कैसे जरा देखें। एक आपके पास डी और यहां पर आपके पास एफ। तो वेरिएबल फोर्स कांस्टेंट फोर्स होती तो ऐसा स्वरूप होता था। अब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स क्या है? फोर्स वेरिएबल है। तो फोर्स वेरिएबल होते इस तरह का एक ग्राफ आपके सामने बन जाएगा, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। अब क्या करोगे सुने, अब इसके छोटे छोटे सेगमेंट बनाओ। जितने छोटे सेगमेंट बनाएंगे ना तो हर सेगमेंट क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल। एक क्या बनेगा? रेक्टेंगल। अब मैं समझा देता हूं आपको। इस तरह छोटे छोटे क्या बनाओगे? सेगमेंट। सबसे पहले क्या करोगे? मेक द होल एरिया ऑफ एफ डी ग्राफ इनटू स्मॉलर रेक्टेंगल्स। छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है। जितने लाइन करीब आएगी तो छोटी रेक्टेंगल बनेगी ना। ये ऐसी है तो अब छोटे बनाएंगे तो देखो ये सीधा होगा, ऊपर वाला लाइन आखिर में बिल्कुल सीधा। अब इसके लिए देखो दूर बनाएंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा होगा तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा। रेक्टेंगल के लिए ये इस तरह का होना लाजमी है, मतलब लंबाई चौड़ाई देखो, चौड़ाई दोनों की बराबर आ जाए तो करीब करीब आएगी तो ऊपर वाला पोर्शन सीधा होगा कि नहीं होगा? ऊपर वाला पोर्शन सीधा होगा और सीधा होगा तो रेक्टेंगल बनेगा। हर रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया निकालो और इन सारे एरिया को जमा करो। जितना एरिया आएगा वो आपके पास क्या होगा? वर्क डन। समझ आ रही ना? तो ये कहानी। दूसरा आपके पास इस तरह का भी तो एरिया आ सकता है ना, एफ डी। ये भी वेरिएबल वाला एरिया है। क्यों? क्योंकि अलग अलग है। अब आप क्या करोगे? अब आप अलग अलग इनको छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो रेक्टेंगल जैसा बन जाएगी। जब रेक्टेंगल बनेगी ना बच्चों, जब रेक्टेंगल बन जाएगी तो हर रेक्टेंगल का आपने क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। टोटल करो, आपके पास क्या आएगा? टोटल वर्क डन आएगा। समझ आ रहे हैं? दो तरीके आपके पास, एक एफ डी ग्राफ और एक फोर्स को कांस्टेंट बनाने का तरीका। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेरिएबल फोर्स में सबसे पहला फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बच्चे? इधर देखें आप। सबसे पहले बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, फिर वर्क डन की बात करेंगे ना। रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स की। अच्छा, ये आपके पास स्प्रिंग पड़ा हुआ है। ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है? स्प्रिंग पड़ा हुआ है। आप अगर इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग ऐसा मोशन करके यहां आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, ये उसका मेन पोजीशन है ना, ये उसका मेन पोजीशन है। आपने इस पर फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद ये यहां से यहां आया, फिर आप इसको छोड़ेंगे ना तो ये कहां आएगा? ये इधर आकर कंप्रेस हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस को एक्स कहा जाता है, जिसे एक्सटेंशन कहा जाता है। फिर यहां से मीन से यहां तक भी आपके पास क्या आता है? एक्सटेंशन। मास के सेंटर तक है, मास के सेंटर तक। समझ आ रहे ना? ये मीन से मास के सेंटर तक आपके पास एक्स है, यहां मीन से मास के सेंटर तक आपके पास एक्स आता है। अब बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, ऑल द
forces that bring the body to mean position is called रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर नाम से पता चलता है आपने किसी चीज को अपनी जगह से हिलाया है तो इसको वापस अपनी जगह पे लाने को रिस्टोर कहते हैं। तो नाम से पता चलता है रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी वो फोर्स होती है, वो तमाम फोर्सेस, रिस्टोरिंग फोर्स कोई खास फोर्स नहीं होती, हर वो फोर्स, कोई भी फोर्स जब बॉडी को वापस मीन पोजीशन पे लेकर आए, ऐसे तमाम फोर्स का नाम रखा है रिस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम रखा है? रिस्टोरिंग फोर्स। अब सुनिए, रिस्टोरिंग फोर्स क्या फोर्स होती है? आपने इसको ऐसे खींच के इधर लाया है, एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तो बताओ ये इधर रहेगा, आप छोड़ेंगे तो कहां जाएगा वापस? इसका मतलब क्या है? आप जब इधर जोर लगाते हैं तो आपके हाथ पर वापस एक फोर्स लगती है, वो जो वापस लगती नहीं है, इसी फोर्स का नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि ये फोर्स कब ज्यादा होता है, कब कम को होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास एक आता है, लॉ आता है, जिसका नाम है ना बच्चों हुक्स लॉ। इसका मैग्नीट्यूड मालूम करके जिसने दिया है उसका नाम है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ने क्या कहा है? हुक्स लॉ ने कहा है कि भाई ये रिस्टोरिंग फोर्स, हुक्स लॉ ने क्या कहा है? हुक्स लॉ ने कहा है रिस्टोरिंग फोर्स तब ज्यादा होती है जब आप एक्स को ज्यादा कर दोगे। समझो मेरी बात को। उसने कहा आप जितनी एक्सटेंशन ज्यादा देंगे ना, आप जिसको जितना दूर खींचेंगे ना, दूर खींचेंगे किस में? इलास्टिक लिमिट में। कब कहा उसने? क्या कहा है? विद एन इलास्टिक लिमिट, विद एन इलास्टिक लिमिट। आप इसको इधर एक्सटेंड करो, इधर दूर ले आओगे लिमिट में। ऐसा नहीं कि आप इतना खींचेंगे सिर्फ स्प्रिंग टूट जाए, नहीं, लिमिट में। आप जितना ज्यादा खींचोगे वापस आपके हाथ पर फोर्स ज्यादा लगेगी, जितनी ज्यादा खींचेंगे आपके हाथ पर वापस ज्यादा फोर्स लगेगी, या जितनी ज्यादा कंप्रेस करेंगे ना तो वापस आपके हाथ पर भी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। तो उसने क्या कहा? अगर एक्स तो यहां से यहां है ना, या यहां से यहां कंप्रेस में, एक्सटेंशन में देखो या कंप्रेशन में देखो, आप इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, इसका इधर से इधर ले आते हैं। जितना ज्यादा एक्स करोगे फोर्स भी वापस उतनी ज्यादा लगेगी। जितनी ज्यादा कंप्रेस करोगे, देखो इस तरह आप लाओगे तो एक्स ज्यादा करोगे तो कंप्रेस ज्यादा होगी, कंप्रेस ज्यादा का मतलब वापस आपके हाथ पर भी ज्यादा फोर्स लगेगी। फिर उसने कहा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो क्या लगता है? इक्वल टू अवर कांस्टेंट के अवर एक्स लगा है, कांस्टेंट के अवर एक्स लगा है। ये था आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड, और इसे हुक्स लॉ भी कहा जाता है। अब बात समझो कहानी, ये के क्या है? के को कहा जाता है ना फोर्स कांस्टेंट। के को एक और नाम देते हैं हुक्स कांस्टेंट। के को एक और नाम देते हैं, के को एक और नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। याद रखना है ये तीन ही नाम है इसके तीन नाम है, फोर्स कांस्टेंट, हुक्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। अब सुने कहानी, मैंने कहा ये किस पर डिपेंड करता है? के डिपेंड्स ऑन स्टिफनेस एंड सॉफ्टनेस किसकी? ऑफ स्प्रिंग। के आपको बताएगा कि आपकी स्प्रिंग कितनी सख्त है या कितनी नरम है। क्या कहा? के आपको बताएगा कि आपका स्प्रिंग कितना नरम है और कितना सख्त है। मतलब के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस। खत्म बात, बस सॉफ्टनेस नहीं, स्टिफनेस। जो स्प्रिंग जितना सख्त होगा, जो स्प्रिंग खींचने में जितना सख्त होगा, जो स्प्रिंग खींचने में जितना सख्त होगा उसका के उतना ज्यादा होगा। जो स्प्रिंग खींचने में उतना सख्त होगा इसका के क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा।
बात करते हैं, इधर लिखता हूं इसके के यूनिट की बात, के यूनिट की बात करते हैं। के का यूनिट यहां से निकालो, यहां से निकालो ना, के यहां से निकालो, एफ डिवाइड बाई एक्स। तो यूनिट क्या निकलेगा बताओ, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। इसकी डायमेंशन मुझे बताएंगे आप, डायमेंशन बताएं। न्यूटन क्या मतलब, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, ये होगा ना। अब पहले इसको सीधा करो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 बाई मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसल, ये हुआ ना 1 बाई मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसल। तो आपके पास आता है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर। तो मीटर को हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, ये नीचे आया तो ये और ये कैंसल, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ये भी यूनिट आ रहा है। और इससे डायमेंशन निकालते हैं, क्या आएगा, किलोग्राम के लिए m और L 0 और T इनवर्स स्क्वायर। समझ आ रही है ना डायमेंशन पे, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन का क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, इसका उल्टा करो 1 बाई मीटर, तो मीटर के साथ कैंसल, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशन देखो, इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इधर लिख रहा हूं, किलोग्राम के लिए m, L के लिए, मीटर के लिए कोई नहीं है ना, तो L 0 और T इनवर्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डायमेंशन है किसकी, कांस्टेंट के की। समझ आ रही ना, कांस्टेंट के की, कांस्टेंट के की, समझ आ रही ना। ये बात थी आपके पास टोटल रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। अब बात करते हैं वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है, वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स। तो वर्क डन निकालो, ये रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स है। अब देखिए मैं इसका वर्क डन निकालूं आपके सामने, वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन निकालते हैं, तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, या एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी काज थीटा। तो पर थीटा आप बताओ, रिस्टोरिंग फोर्स और इसके बीच में एंगल कितने का है, 180 का आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट उधर, रिस्टोरिंग फोर्स पीछे। तो बताओ मैं इस तरह लिख सकता हूं माइनस एफ डी, नेगेटिव वर्क आ रहा है, क्योंकि कितने आ रहा है, देखो W इज इक्वल टू एफ डी काज 180, और काज 180 आपको पता है किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू -1। तो बताओ क्या आएगा, -FD आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा अब एक बात बता दो, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी मैग्नीट्यूड में, माइनस को छोड़ दो, मैग्नीट्यूड कर लेते हैं, यहाँ माइनस लिखो। चलो अब बताओ डी आपके पास, मैं इस तरह लिख सकता हूं एफ, ये नहीं है, ये मतलब ये कांस्टेंट नहीं, तो कांस्टेंट बनाने के लिए मैं इसका एवरेज दूं कि ना दूं, एफ और डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स, क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, एक्स। अब सुनिए वर्क डन कैसे निकाला जाता है, जरा देखें। इस फोर्स का एवरेज स्टार्ट में इनिशियल फोर्स आपके पास 0 थी कि नहीं थी, फाइनल फोर्स आपके पास F है कि नहीं। इनिशियल फोर्स 0 थी, स्टार्ट में हमने फोर्स नहीं लगाया था, और बाद में कुछ फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स आई थी। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल, या नहीं माइनस नहीं, इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइड बाय 2 एंड 2x, क्योंकि एवरेज ऐसे निकालते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अच्छा अब इधर देखें, एक तो आपके पास 0 है, इनिशियल 0 है ना, ये 0, तो ये आपके पास फाइनल f डिवाइड बाय 2 एंड 2x। अब यहाँ f क्या है, f रिस्टोरिंग है कि नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला क्या है, kx, अभी निकाल के आपको दिया था, kx डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई x। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 को आगे निकालो, ऊपर 1 होता है, 1/2, k अपनी जगह पे, x और x मल्टीप्लाई करो क्या आता है, x स्क्वायर। तो याद रखना
ये वाला फार्मूला अपने पास नोट करके लिखो, W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन इन स्प्रिंग, वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स। अब सुनो यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहां से क्वेश्चन ऐसे आते, देखें जिस स्प्रिंग का के ज्यादा हो, स्टिफ मतलब स्ट्रांग स्प्रिंग हो, उस पर वर्क डन ज्यादा होगा, लेकिन एक्स को क्या रखोगे, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट एक्स। अच्छा मैं लिख लेता हूं वर्क डन ज्यादा होगा जब एक्स ज्यादा होगा, लेकिन स्क्वायर के हिसाब से, एट कांस्टेंट के। अब आप कहें सुनो, मैं एक्सटेंशन डबल कर रहा हूं, वर्क डन कितना होगा 4 टाइम, स्क्वायर के हिसाब से है। मैं एक्सटेंशन को ट्रिपल कर रहा हूं, वर्क डन 9 टाइम होगा, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर। समझ आ रहे ना। अब मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं, मेरे पास 2 स्प्रिंग है, मेरे पास क्या है, 2 स्प्रिंग है जिनका एक्सटेंशन सेम है, मतलब दोनों को मैंने खींचा है, ये भी 2 मीटर खींचा है और ये भी 2 मीटर खींचा है, पर इसका के है और इसका के का वैल्यू 3k है, एक का के है और एक का 3k है। मुझे एक बात आप यहां से बताएं, इसमें खींचने में वर्क डन हुआ है W1 और इसको खींचने में वर्क डन हुआ है W2। आप बताओ उनमें वर्क डन किस में ज्यादा होगा, जिसका के ज्यादा हुआ, क्योंकि एक्सटेंशन दोनों का सेम है। जिसका के ज्यादा हुआ, के किसका ज्यादा है, W2 का ज्यादा है W1 से। समझ आई कि नहीं है। अब एक बात मुझे और बोले आप यहां से, ये बड़ा है लेकिन 1 से बड़ा है ना, कितना बड़ा है, W2 इज इक्वल टू इसके 3 गुना, W2 ज्यादा है W1 से, कितना ज्यादा है, 3 टाइम W1। अगर W1 1 जोड़ होता तो ये 3 जोड़ होता, अगर W1 2 जोड़ होता तो ये 6 जोड़ होता, ये 3 जोड़ होता तो ये 6, ये 4 होता तो ये 12 जोड़ होता। नहीं समझ आए। ये अगर 1 जोड़ होता तो ये 3, ये अगर 2 होता तो ये 6, ये अगर 3 होता तो ये 9, ये अगर 4 होता तो ये 12। समझ आ रही ना। तो ये एमसीक्यूज आपके पास इसमें से आता है और बाकी एमसीक्यूज यहां से आएंगे। एक्सटेंशन को डबल करो ये कितना होगा, के डबल करो ये कितना होगा। समझ आ रही ना। तो ये था आपके पास वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स। अब सुने मैं लिख लेता हूं ना, अब मैं लिख लेता हूं वर्क डन एंड फ्री फॉल। क्या लिखता हूं, वर्क डन एंड फ्री फॉल, वर्क डन एंड फ्री फॉल ये लिख लेते हैं। वर्क डन कहां पे, फ्री फॉल। भाई फ्री फॉल मोशन मैंने आपको पढ़ाया था, वो मोशन जो जमीन की तरफ आता है। अच्छा यहां मेरे पास एक मास है, ये जब जमीन की तरफ आएगा, तो वर्क डन बाय अर्थ, वर्क डन बाय अर्थ। समझो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, हाइट आ रहा है, तो वर्क डन निकालो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी। ये माइनस साइन लगाओ या ना लगाओ, ये सिर्फ आपको टाइप बताएगा कि नेगेटिव वर्क है या पॉजिटिव वर्क है। मैग्नीट्यूड दोनों में वैसे भी सेम आता है। अब जरा इधर देखें, W इज इक्वल टू एफ, ऊपर से नीचे वाली फोर्स को मैं क्या W कह सकता हूं, D की जगह मैं हाइट लिख सकता हूं WH, और ये बन जाता है W। वेट का फॉर्मूला क्या है, mg और H अपनी जगह पे। तो ये बात भी नोट कर लो, फ्री फॉल में आपके पास वर्क डन होता है mgh। लेकिन मैं आपको एक स्पेशल केस बताऊं, इसमें ना, इसमें क्वेश्चन आते हैं एक केस से, वो केस याद रखें। वर्क डन अगर फ्री फॉल है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रही है, एफ बॉडी, पहले केस भी आपको दिखाया है, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो फिर आपसे पूछा जाता है वर्क डन, फिर कह रहा है वर्क डन इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेकंड इज
1:3:5:7 इसी तरह लगा रहेगा। सुनो, अगर फ्री फॉल आपके पास हो रहा है तो फ्री फॉल में आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर से बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आ रही है। बताओ ग्रेविटी उस पर वर्क डन करेगी। हाँ, ग्रेविटी इस पर फोर्स लगाएगी, बॉडी ऊपर से नीचे आते बाद डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो वर्क कन्फर्म होगा। अब सुने, वर्क डन फर्स्ट सेकंड में कितना होगा, सेकंड में, थर्ड में और आखिर आगे फोर्थ इस तरह लगा रहेगा। तो याद रखो एक शॉर्टकट, पहला सेकंड में अगर 1 हुआ तो सेकंड सेकंड में इसका ट्रिपल होगा, थर्ड सेकंड में इसका 5 टाइम होगा, फोर्थ सेकंड में इसका 7 टाइम होगा। अब सुने, मैं कह रहा पहला सेकंड में 1 हुआ है तो दूसरे सेकंड में 3 जूल, चौथे सेकंड में 5 जूल, तीसरे सेकंड में 5 जूल, चौथी में 7 जूल, मतलब ऑड नंबर यूज होगा। इसे कहते हैं ऑड नंबर रेशियो। ये ऑड नंबर रेशियो फार्मूला याद रखना है आप लोगों को। अब सुने, मैं एक एग्जांपल इस पे दूं ना तो मेरे ख्याल से आप हल करेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका मुझे आपने आंसर देना है। क्वेश्चन इंतहाई लाजमी है, जरा देखें, जरा इधर देखें। मैं कह रहा हूं वर्क डन एन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू 10 जूल। मैंने कहा पहले ऊपर से नीचे गिरते वक्त ग्रेविटी की वजह से वर्क डन हुआ है 10 जूल पहली सेकंड में। आप बताओ वर्क डन मालूम करो सेकंड सेकंड में, वर्क डन मालूम करो थर्ड सेकंड में, वर्क डन मालूम करो फोर्थ सेकंड में। शाबाश शाबाश, ये निकाल के मुझे दो। देखिए यार फार्मूला देख, फर्स्ट सेकंड में अगर 10 जूल हुआ है तो सेकंड सेकंड में पहले का 3 गुना कर दो। पहले 10 है फर्स्ट सेकंड का 10 है तो दूसरे का 10 का 3 गुना 30 जूल। अच्छा, अगले में 5 गुना, 3 गुना 30, अगले में 5 गुना कर दो तो 10 का 5 गुना 50 जूल। अच्छा, अगले में फोर्थ सेकंड में 7 गुना कर दो क्योंकि 8 नंबर में आना है, 10 का 7 70 जूल। बच्चों ये वाला ट्रिक अपने पास सेव करके रखें, नोट करके ये चीजें अपने पास लिखें। समझ आ रही ना? तो ये था आपके पास वर्क डन एंड फ्री फॉल। एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और दूं मैं। अगर सैंपल क्वेश्चन करूं तो मैं कहूंगा 10 kg मास है, ऊपर से नीचे आ रहा है, आप बताओ वर्क डन कितना होगा। तो आप कहेंगे हो सिर्फ मास देकर हमसे वर्क पूछ रहा है, वो भी फ्री फॉल में, तो आसान काम है। W इज इक्वल टू mgh है ना। m कितना है 10, और g का वैल्यू आपको पता है 10। अच्छा, कितनी हाइट से गिरा है, कितनी हाइट भी देगा, कितनी हाइट से गिरा है 10 मीटर से, तो हाइट की जगह क्या लिखोगे 10, तो कितना बन जाएगा 1000 जूल। समझ आ रहा है ना? तो एक ये क्वेश्चन और एक ये वाला शॉर्टकट अपने पास नोट कर देना है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, बात करते हैं वर्क डन एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वर्क डन एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि वेरिएबल फोर्स आती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन आपके पास हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आएगी। वर्क डन जिसमें क्या हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा, बाकी आप कर लें, ठीक है ना। मैंने कहा फोर्स मेरे पास है 2i केप प्लस 3j केप प्लस 0k केप। मैंने कहा डी आपके पास है 3i केप प्लस 0j केप प्लस 3k केप। मैंने ये दिया है बच्चों। मैंने कहा मुझे वर्ग निकालो, तो वर्ग आपको ऑलरेडी पता है f डॉट डी, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट। तो f का वैल्यू बताओ 2i केप प्लस 3j केप प्लस 0k केप डॉट डी क्या है 3i केप प्लस 0j केप प्लस 3k केप। आसान काम है, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई करो, i वाला ये वाला इसके साथ करो, तो 2 3 6 प्लस 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 2 3 प्लस 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 2 3 6, ये वाला जे के साथ प्लस 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 3 0 0 प्लस के वाला प्लस 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 के वाला 3 0 0। समझ आ रही? तो आपके पास क्या आया 6 जूल वर्क। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना है, काफी है यहाँ तक।